अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले बात तो यही ऑफ कोर्स कि अगर आप ये वीडियो अनीक नाजी ऑफिशियल पे देख रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर आप ये फेसबुक ऑफिशियल पे देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल तो भी आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर आप ये वो जो डकैत है सोशल टाइम के नाम से जो पेज चलाता है फेसबुक पे, और दूसरे अगर किसी और पेज पे आप ये देख रहे हैं तो आप एक डकैत की, एक बेशरम आदमी की, बेगैरत आदमी की, ढीठ आदमी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यानी ये कि वो आदमी जो है वो, यानी मैं कई दफ़ा इस पर जिक्र कर चुका हूँ, उसके बावजूद वो सोशल टाइम पे ये पूरी की पूरी वीडियो लगाता है, वीलॉग, और उसी बेशर्मी से वो पैसा कमा रहा है। और एनीवे बट आई एम ऑन हिम। कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, अल्लाह के घर। और साथ ही इंसाफ भी जो है, मैं इंशाल्लाह ताला, वो हमारे महकमे जो है वो कमज़ोर सही, लेकिन वी विल इंशाल्लाह स्टॉप हिम, कैच हिम। इसका ये पेज बंद करेंगे, या कम से कम ये वीलॉग वाली गुंडागर्दी इंशाल्लाह इसकी ख़त्म करेंगे। फर्स्ट स्ट्राइक इसको जाने वाली है 2 या 3 दिनों में थ्रू फेसबुक, जो मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अच्छा जी, ये बातें आज की बात की जानिब। आपके इल्म में है कि कुरान मजीद में लिखा है, उसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसों का एक यानी ख़जाना छोड़ा है, वो दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं क़यामत के दिन के हवाले से कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ऐसा ही है। तो अब इस बात को 1500 साल पहले की गई, अब 100 साल पहले भी इस बात को किसी बड़े से बड़े आलिम के लिए, बड़े से बड़े मुफक्कर के लिए इसको अहाते ख्याल में लाना बड़ा मुश्किल था कि हाथ कैसे गवाही देंगे, पैर कैसे गवाही देंगे। यानी क्या ये इनको ज़बान लग जाएगी? क्या हाथ की अपनी एक ज़बान होगी और वो बात करने लगेगा, गवाही देगा? कैसे बात करेगा? यानी मुश्किल था। अच्छा, आज की दुनिया में हम जानते हैं कि एक तो फिंगरप्रिंट आराम से पता चल जाता है कि आदमी, उससे आगे आए तो डीएनए। क्राइम सीन हुआ, मतलब है कि उसने अपनी तरफ से, मुजरिम ने बिल्कुल ठीक, बड़ी सफाई से वो निकल गया। पुलिस आई, उसने क्या किया कि और तो सबूत कोई नहीं था, लेकिन डीएनए, एक बाल पड़ा हुआ मिल गया, सोफे पे कहीं बैठा था, कहीं हाथ रखा था, इंप्रेशन भी नहीं है, बाल कहीं से मिल गया। वो बाल से प्रेजेंस निकल आएगी, डीएनए। अच्छा, यहाँ पुलिस जो है, अगर आप किसी मामले में ड्रंक ड्राइव में मिसाल के तौर पे पकड़े गए, ड्रग्स का कोई काम करते पकड़े गए, तो वो आपका बाल लेते हैं, ये सर का एक बाल ले लिया, वो डीएनए, वो लेबॉर्ट्री में, अब वो एक ख़ास यानी मशीन में, कंप्यूटर में, लैब में, कुछ भी है, वो बाल उसको डालेंगे, वो आपकी हिस्ट्री बता देगा कि 2 साल पहले भी अगर आपने कोई नशा किया था तो कौन सा किया था, 3 साल पहले भी अगर आपने कोई नशा किया था तो कौन सा किया था, और अगर छोड़ा है तो कब छोड़ा है, अभी तक ले रहे हैं तो कौन सा नशा ले रहे हैं। यानी वो पूरी डिटेल बता देगा, आइस ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, हेरोइन ले रहे हैं, मतलब है शराब है, ये कोई और है, मतलब ये कि वो यानी एक बाल वो ये बता देगा कि आदमी ने अगर नशा किया है पिछले सालों में है क्या, कौन सा वाला किया है। तो गुजारिश ये है कि ये जो बाल पुलिस लेती है और ये जो मशीन बताती है, या ये कि डीएनए किसी क्राइम सीन पे जो पुलिस पकड़ती है और बाद में वो कंफर्म होता है कि ये उसी आदमी का डीएनए है, वो होता क्या है? बाल है, नाखून का कोई हल्का सा टुकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप ही का बाल आज के ज़माने में आप ही के खिलाफ गवाही देता है ना, ऐसी गवाही देता है कि जुर्म अगर संगीन है, मिसाल के तौर पर मर्डर है, तो उम्र कैद हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। वो गवाही किसने दी है? बाल ने। एक बाल रह गया था, जहां से मैंने बात शुरू की थी। यही जिक्र आपको बाइबल में भी मिलता है, यही जिक्र आपको मतलब ये कि यहूदियों के जो सहाइफ हैं वहां भी आपको मिलेगा कि क़यामत के रोज़ इंसान के अपने जिस्मानी अज़ा होंगे जो उसके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। अगर इंसान आज 2022 में यहाँ तक पहुँच गया है, यानी ख्याल, वो बात, वो आइडिया जो आता है ख्याल में आ जाए, रिसर्च भी वहीं होगी ना, तो वो अब ये हमें चीज़ें हमारे सामने, आज इंसान की अपना बाल उसके खिलाफ गवाही देता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे लिए इन बातों को या उन इशारों को जो क़यामत के हवाले से बयान हुए हैं, हमारे लिए रिलेटिवली आसान है उसको समझना बनिस्बत उन लोगों के जो 100 साल पहले थे, क्योंकि हम उन चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर क़यामत की निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 निशानियाँ थीं कि लौंडी जो है वो मालकन जनेगी, और ये अरबों के जो चरवाहे बच्चे हैं, नंगे पैर फिरते हैं, ये ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। 1500 साल पहले ये बात की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हदीस जिब्राइल में ये मौजूद है।
तो अगेन 50, 60, 70 साल पहले जिन लोगों ने इस हदीस को पढ़ा वो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे। हमारे लिए इसको समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम ऐसे करके देखते हैं तो हमें नजर आ जाता है कि अरबों के वो चरवाहों की औलादें आज ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। 1500 साल पहले ये बात की गई थी। ये मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ, यानी मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान के साथ अभी ये जो चस्काबाजी प्रोग्राम था ना, जो पूरी कौम पागल मतलब है इस पर, यानी हुकूमत क्या और अपोजिशन क्या और ये क्या और वो क्या, खुद पीटीआई ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी थी। तो वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, पागल मतलब अपन तक लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार वो तुम्हारे पास है भाई, तो पागलों की तरह। हालांकि इसका कोई ताल्लुक किसी करप्शन, मतलब फाइनेंशियल करप्शन, इसका कोई ताल्लुक किसी महंगाई, इसका कोई ताल्लुक बेरोजगारी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल आइसोलेशन, कोई चैलेंज यानी ना इससे हल हो रहा है और ना ही इसका कोई ताल्लुक है। यह सियासी तौर पे गंदा करने के लिए एक मुहिम थी, लेकिन अब वो डाई डाउन लगता है कि हो रही है। असल जो काम है ना इमरान खान के खिलाफ, वो वीडियो से ज्यादा जो एक्चुअल काम है, यानी ज्यादा एक्चुअल डैमेज, वो आज अलीम खान के सामने आने से हो गया है। अलीम खान ने सामने आके इमरान खान को चैलेंज किया और उसने कहा कि अब ये देखें ना, गवाही कौन दे रहा है? स्पॉन्सर जो पैसा खर्चता रहा था। यानी जब ये हुकूमत आई है तो उम्रे के लिए जब गए हैं खान साहब, तो अलीम खान के जहाज़ में गए हैं और उनकी मिसेज़ जो है अलीम खान की मिसेज़, ऐसा ही था। उसके बाद अलीम खान जो है वो जलसे के लिए भी पैसा देता रहा है, वो पार्टी फंड में ही पैसा देता रहा है। तो अब उसने चैलेंज किया है कि जहांगीर तरीन, मुझे और इमरान खान को उसने कहा है कि जिस टेलीविज़न पे तुम चाहते हो मुझे बुला लो, जितने टाइम का लाइव डिबेट करनी है मैं वहाँ आके बैठता हूँ, मेरे सामने बैठो और आओ हिसाब किताब कर लेते हैं किसने किसको धोखा दिया और किसने कितना पैसा खाया है। ये इमरान खान के लिए अब ये दौड़ लगाएगा। आप मेरी बात समझते हैं कि इज्जत जब रास ना आ रही हो तो भाई, जब अलीम खान तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका, हमजा के साथ वो जा चुका, MPs उसके पास हैं, तो अब उसके खिलाफ बयानात देने की और चैलेंज करने की, अब इससे ज़्यादा तुम क्या चाह रहे थे? यही चाह रहे थे, मुबारक हो तुम्हें मिल गया। अब अलीम खान सामने खड़ा हुआ है। अब ये है टेंजिबल बात, ये सिर्फ को गैर अखलाकी मामला नहीं रह गया, सियासी तो है लेकिन अब ये कानूनी मामला है, अब ये फाइनेंशियल करप्शन का मामला है, जिस पर मुकदमा होता है, जिस पर गंदे भी होता है बंदा, जिस पे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, जिस पे सज़ा भी होती है। ये मामला, ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ है इमरान खान को, वीडियो शूटिंग बात की बात है, ये एक्चुअल हुआ है। अब जहांगीर तरीन भी सामने, यानी अब वो भी ज़ाहिर है क्या आएगा, वो भी बयान देगा। इन लोगों के अपने गुस्से में गुस्से नहीं निकालेंगे ना भाई। ये फरा वगैरह से जो असल दुश्मनी है वो तो अलीम को है, मुझे और आपको क्या हो सकती है? जिन लोगों की डायरेक्ट स्टेक्स थी, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिन लोगों की एनर्जी थी, जिन लोगों ने ख्वाब देखे हुए थे, जिन लोगों ने मारी खाई हुई थी, भाई ओहदा उन्हें मिलना था ना, पैसा वैसा जो भी प्रिविलेज है वो उनको मिलना था। ये लोग पैसे खर्चते रह गए, ठीक है ना जी, ऊपर से आ गई फराग होगी। और मतलब है बुशरा, तो इन लोगों ने अलग ही नेट बना के, तो ये तो फारिग रह गया ना। तो जाहिर है कि अब जो बात हो रही है ये ठोस हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि ये ठोस हो रही है। अब आगे आए, इमरान खान क्या मतलब है कि उसको आप जेल में डाल दें, उसकी वीडियोस घटिया बात है, वो आ भी चलो जाएं, लेकिन घटिया बात है उसको, ये फाइनेंशियल करप्शन भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, इसके बावजूद जितने लोग भी ये समझते हैं कि इमरान खान अब वापस कभी नहीं आ सकता, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहां पे मुझ समेत सबको ठहर के सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसा है। क्यों मैं कह रहा हूं? आसिफ अली जरदारी एक पॉलिटिशियन का नाम है हमारे सामने, एक मरतबा नहीं, कोई 1000 मरतबा ये दावे मुख्तलिफ लोगों ने किए हैं कि आसिफ जरदारी का कोई चांस मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स में नहीं होगा। पहली बार ये बात 1990 में की गई, 93 तक, फिर उसके बाद ये बात 1997 में की गई, बल्कि 96 के एंड में जब दूसरी असम्बली तोड़ी फारूक लगारी ने बेनज़ीर की। फिर ये बात मुशर्रफ के आने पे भी हुई। मुशर्रफ तो बल्कि ये कहता था कि नवाज शरीफ आसिफ बेनज़ीर दोनों का कोई सवाल ही नहीं है। और ये भी जानने वाले जानते हैं और बयान करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जब 2008 में जब ये पाकिस्तान जब वो आई, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बाद मुशर्रफ के साथ, तो उस अंडरस्टैंडिंग में ये मामला मौजूद था कि हुकूमत जब बनती है तो आसिफ अली जरदारी का कोई किरदार सियासत में नहीं होगा। बेनज़ीर इस बात पे मान चुकी थी, लेकिन फिर हुआ क्या? वो जो मान चुकी थी बेनज़ीर, वो कत्ल हो गई और पार्टी फिर किसने आके संभाली? आज तक कौन बैठा?
आसिफ अली जरदारी। वो नवाज शरीफ जिसके मतलब है वो सुन ले गया, नवाज शरीफ गया 1993 से ये बात मैं सुन रहा हूँ कि जी बस ये तो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी नवाज शरीफ को, अब चूंकि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया है, अब चूंकि गुलाम साह खान ने नवाज शरीफ को निकाल दिया है और अब नवाज शरीफ को माफ़ नहीं किया जाएगा, बस अब ये हिस्ट्री है, अब वापस नहीं आता, वापस नहीं आता। वो पहले से ज़्यादा ताकत से आया, फिर निकाला, उससे ज़्यादा ताकत से आया, फिर निकाल दिया। वो अब यहां पे इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि वो यहां से बैठ के हुकूमतें, आप यूं समझ लो कि उसने हुकूमत पलट दी। ये इसलिए एक होती है कानूनी हकीकत, एक होती है सियासी हकीकत। जो सियासी हकीकत है हमारे जैसे माशरों में, जो अभी तक मुकम्मल आप यूँ कहें ना वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है ना वहाँ, ये तो अनपढ़ लोगों का और नीम जाहिल या पढ़े लिखे वो जो अदरवाइज़ किताबें उन्होंने पढ़ ली हैं, बट अदरवाइज़ तो फारिग है ना। बहुत कम आपको मिलेंगे जो कंपोज्ड लोग पाकिस्तान के माशरे में हैं। और जो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला 4-5, मुझे इंशाल्लाह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन 4-5 साल के बाद बाकी जितना जाहिलों का हजूम है, ये 2-4% जो शऊर वाले वहाँ बच गए, ये मार देंगे उनको। यानी एक सीरियत जो है ये जाहिलों की, जज्बाती जाहिलों की, ये जो सोचने समझने वाले लोग हैं, ये आखिरकार इनको ले जाएंगे भाग के, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है और दूर दूर तक उसका कोई आसार भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, वी लोग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान इज़ एक, यानी वैसे तो खैर सियासत पूरी दुनिया में अनहोनी का ही नाम है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सियासत तो बिल्कुल ही अनहोनी का नाम है। इसलिए किसी को भी यानी ये सोच के को रिलैक्स हो गया कि बस अब ये हो गया तो इमरान खान ख़त्म, वो हो गया तो इमरान खान ख़त्म, ऐसी बात नहीं होगी। दिल चाहना या ना चाहना ये एक अलग बात है। उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि एक एंटी पीपल्स पार्टी और एक एंटी नवाज लीग और एक एंटी फैमिली डायनेस्टी का जो वोट बैंक है, दैट इज़ वेरी मच अलाइव एंड इट इज़ देयर। आप आके बंद नहीं कर सकते। एक आदमी जो फैमिली पॉलिटिक्स के इस तरह के खिलाफ है, ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान के हक में खड़ा हुआ है। बहुत से लोग इमरान खान का साथ इस मजबूरी में दे रहे हैं। आप मेरी बात समझ, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इनको तस्लीम नहीं कर रहा, यानी वो इस आइडिया को से सब्सक्राइब ही नहीं करता कि एक फैमिली डायनेस्टी होगी, वो फैमिली लिमिटेड कंपनी की तरह पॉलिटिक्स चले, वो नहीं मानने को तैयार। तो ये करोड़ों में लोग हैं, ये थोड़े नहीं हैं, ये मौजूद रहेंगे, आज भी हैं, कहीं चले नहीं गए। तो इन लोगों को आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब भी ये लोग मौजूद हैं, तो इनको एक रहनुमा चाहिए। मुमकिन है कि वो नई क़यादत आ जाए, लेकिन उसमें काफ़ी साल लगेंगे, और मुमकिन है कि उसके लिए इमरान खान को रखा जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए। और जो मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं और स्टैब्लिशमेंट बाकी जो सारी इमरान खान की ब्लाइंडली जो फॉलो करती है, इन लोगों ने हमेशा मिड रैंकिंग यानी नहीं रहना। ये लोग हमेशा ब्रिगेडियर कर्नल नहीं रहेंगे। आइंदा 5 साल 9 साल बाद इन्हीं लोगों में से सीनियर क़यादत बन जाएगी। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो इस तरह से इसको रूल आउट कर देना कि बस ये ख़त्म, ऐसा सियासत में नहीं होता, ना दरवाजे कभी बंद होते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे और पाकिस्तान के सारे हमसायों को शाद आबाद रखे, दुनिया भर, बरतानिया अमेरिका समेत। हम किसी की बर्बादी और किसी का बुरा नहीं चाहते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।